फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि भाई मेरे घर के दोनों बिजली का बिल आज की डेट में ज़ीरो हो चुके हैं। एक और बार बोलता हूँ, मेरे घर के दोनों बिजली के बिल ज़ीरो हो चुके हैं थैंक्स टू ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम, जो कि मैंने प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाया, या कहते कि भाई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब इसके लिए जो भी सब्सिडी मिलती थी वो भी मुझे मिल चुकी है, और इसके लिए जो लोन मिलता था वो भी मैंने लिया। और आज की डेट में मेरे घर में जितने भी बिजली के इक्विपमेंट्स हैं, भले ही वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इंडक्शन कुकर हो, या कह दो कि भाई मेरा जो ईवी व्हीकल्स में टू व्हीलर है और फोर व्हीलर है ईवी के, उन सारे सिस्टम्स के लिए जो भी बिजली लगती है वो मैं खुद अपने इन सोलर रूफटॉप सिस्टम से जनरेट करता हूँ। मोटा मोटी ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई नाउ आई एम एनर्जी इंडिपेंडेंट। मुझे मेरे लिए जितनी भी बिजली लगती है या मेरे घर के लिए जितनी भी बिजली लगती है वो मैं खुद जनरेट कर रहा हूँ, और आज की डेट में मेरे बिजली के बिल ज़ीरो हो चुके हैं। अब आप भी अगर अपने लिए ऐसा ही कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं जिससे कि भाई आपके भी बिजली का बिल कम हो पाए, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने ख़ास बनाई है, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि भाई मैंने इस सिस्टम को लगवाने के लिए क्या क्या प्री अरेंजमेंट किया, और लगवाने के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट किए, कहाँ अप्लाई किया, कैसे अप्रूवल्स मिले, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले ही बता देता हूँ कि भाई ये वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने के लिए थोड़ा सा समय तो ज़रूरी लगेगा। और हाँ, आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगे तो आप ये प्लीज़ और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजित बहादुर आप सबका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई आप अपने घर के बिजली का बिल कम या कई केसेस में ज़ीरो कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर या कह दे कि भाई जो इंस्टॉलर्स हैं या जो हमारे जो ईपीसी वेंडर हैं जिन्होंने मुझे ये सिस्टम लगाने में हेल्प किया, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ख़ास करके जो इन्वर्टर सप्लायर हैं, दैट इज़ अपने फेस्टॉन और के सोलर। और वहीं रही बात मॉड्यूल्स की, तो नोवासिस के हमने मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी इंस्टॉलेशन टीम थी, दैट इज़ पावर स्केप, और जो हमारा जो ईपीसी था, दैट इज़ Sailee.electrosolar। इन सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और इन सब लोगों का क्या क्या रोल था ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बट सबसे पहले हम ये आइडिया का इंक्यूबेशन देख लेते हैं कि भाई ये आइडिया आया कैसे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यार ये तो अजीत तो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और सबको बताता है कि भाई सोलर लगाओ, और ख़ुद के घर में अभी जाके सोलर सिस्टम लगाया। तो नो डाउट फ्रेंड्स, आप जैसा सोच रहे हो वैसे मेरे दोस्त लोग भी सोचते थे, और वो लोग भी मुझे यही बोलते थे कि भाई यार तू तो दुनिया को बताता है, खुद अपने घर पे क्यों नहीं सिस्टम लगाया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भाई इट्स नॉट कि अभी लगाया, ये सोलर सिस्टम्स राइट फ्रॉम जो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ तब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने सोलर कुकर्स इस्तेमाल किए थे, फिर उसके बाद मैंने सोलर वाटर हीटर्स, फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग किट, ये तमाम चीज़ें मेरे घर पे लग चुकी हैं, आई और गई भी। बट ये जो चीज़ था ये कुछ नया है। हाँ, और आप लोगों को भी मालूम होगा कि भाई कुछ सालों तक तो मैं बाहर ही रहा हूँ। हाँ, पहले मैं पूना में ही काम करता था, फिर उसके बाद फिर मैं 2 साल के लिए सूरतगढ़ चले गया, फिर उसके बाद मैं रांची चले गया, रांची में भी 2 साल रहा हूँ। और अच्छी बात है कि भाई ये जो सोलर इसमें पैशन है वो रांची से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो रांची में जब मैं था तब वहीं पे हमने इसकी स्टार्ट की थी, और वहीं से आज की डेट में ये सोलर इसमें पैशन आप लोगों के पास पहुँच रहा है। और फिर रांची से फिर मैं निकल गया था फिर लखनऊ में भी 2-3 साल रहा, और उसके बाद अब मैं बैक टू बेस पूना आ चुका हूँ। यहाँ पे पूना में पिछले साल आया, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई चूँकि अब यहीं पे रहना है तो हमें यहाँ के लिए कुछ न कुछ तो अपने हिसाब से करना होगा। तो दोस्तों ये जो घर देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दैट इज़ इन लोहेगांव, पुणे एयरपोर्ट के पास है। और ये घर 93 में मेरे पिताजी ने बनाया था, और जैसा उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी तब वो बना था। अब चूँकि मुझे यहाँ पे आना था और यहाँ पे अब मेरे को आगे का सफ़र तय करना है, तो इसको कुछ अपने हिसाब से मैं डेवलप कराना चाहता था। तो यहाँ पे मुझे पहली बात तो कि भाई जितने भी सोलर इक्विपमेंट्स हैं वो लगाने थे, एक सोलर एक्सपीरियंस सेंटर स्टार्ट करना था, फिर अपना ऑफिस स्टार्ट करना था, एक स्टूडियो स्टार्ट करना था, और बाकी रहने और ये सब को व्यवस्था करनी थी। और एक और मुद्दा था कि भाई ये जो घर होगा वो एनर्जी एफिशिएंट होगा,
और यहाँ पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या जो आगे आने वाले जो एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने आर्किटेक्ट को बुलाया और उसके साथ हमने डिस्कस किया और उनको हमने प्लान बताया कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट किया और पूरा नक्शा बना के दिया और ये पूरा घर को हमने फिर रिवर्क करना चालू किया। अब आप सबको ही मालूम है कि भाई रिवर्क में थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा ही लगता है और थोड़ा सा पैसा भी लगता है ज़्यादा तो वो सब लगा, लेकिन अल्टीमेटली ये घर बन के जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कुछ 8 से 10 महीने में बन के रेडी हुआ। यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर हमने चालू किया जहाँ पे हमने सोलर की हर चीज़ डाल रखी है। मतलब कि आपका सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, होम लाइटिंग किट हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया, ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया, BIPV हो गया, एग्रीवोल्टिक्स हो गया, या वाटर हार्वेस्टिंग वाले भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सोलर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमने यहाँ पे बनाई हैं और ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस सेंटर है जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे इधर के यानी कि पूना के CE पवार सर ने किया था और ये आप सबके लिए ओपन है। तो जो लोग भी पूना में हैं दे कैन ईजिली कम एंड विजिट एंड क्लियर देयर डाउट्स। द ओनली थिंग इज़ आप आने से पहले ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप यहाँ पे डायल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। हमारी टीम या अगर मैं रहूँगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक्स, फॉर्मेलिटीज़, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये गाइडलाइंस सब मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक्सपीरियंस सेंटर खास आप लोगों के लिए ही बना है। अब बात आती है कि भाई अभी हमें इतना सब करना है तो हमें उतनी हिसाब से तैयारी कर दी। तो एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों में बात करेंगे तो हमने जितनी भी लाइटिंग थी वो हमने सब LED में कन्वर्ट कर दिया, CCTV लगवा दिए फॉर सिक्योरिटी। फिर हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी किया था, उसका भी पूरा प्रोविज़न कर रखा है। और फिर उसके बाद आपका जितने भी फैंस हैं वो सब भी BLDC वाले हैं, हाँ, मोटर्स भी सब DC ही हैं। एंड उसके बाद हम लोगों का प्लान आया कि चलो अब हमको इसके लिए सोलर लगाना है, वो भी ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम। अब ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम्स के लिए मैंने कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया या कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया या कौन कौन से अप्रूवल्स लिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई यू हैव टू सेलेक्ट ए एम्पैनल्ड वेंडर और वो भी आपका लोकल होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बैठता है। क्या है कि भाई ये सिस्टम सिर्फ लगा के फिट एंड फॉरगेट वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल्स के साथ साथ एक अच्छी सर्विस की भी ज़रूरत होती है। तो आपका वेंडर अगर नियरेस्ट होगा या लोकल होगा तो वो आपको एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है साइली इलेक्ट्रिकल्स का, जो कि सचिन जगताप का है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि भाई ही इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जो कि मेरे बैच 1 या 2 के स्टूडेंट थे और आज मेरा बैच 12 चल रहा है। तो बैच 2 के स्टूडेंट आज की डेट में उनका तो पूरा अच्छा खासा बिज़नेस इस्टेब्लिश हो चुका है एंड मैंने ये काम अपने घर पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने का काम उन्हीं को दिया था। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग भी अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं एज ए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास ट्रेनिंग की भी फैसिलिटीज़ हैं। आप हमारी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल वो जो रूल नंबर 1 जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ वो हमने भी फॉलो किया, दैट इज़ सेलेक्ट ए लोकल एम्पैनल्ड वेंडर। तो साइली इलेक्ट्रिकल्स आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये महाडिस्कॉम की वेबसाइट है, यहाँ पे भी एम्पैनल्ड है। और ये PM सूर्य घर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे भी एम्पैनल्ड वेंडर वो एम्पैनल्ड हैं। अभी एम्पैनल्ड वेंडर आप भी बन सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई एज ए कस्टमर अगर आपको लगता है कि भाई कल को आपका वेंडर आपकी सुन नहीं रहा है या आपको सर्विस नहीं दे रहा, देन देयर इज़ समवन हु कैन लिसन। क्या है कि भाई उन्होंने अपनी BG दे रखी है और उन लोगों ने बोल रखा है कि येस वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द सिस्टम एंड वी विल प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विस एज़ पर द गाइडलाइंस रिटन इन द PM सूर्य घर योजना। तो उनको वो लोग बाध्य हैं। तो आज की डेट में मार्केट में आप देखेंगे कि भाई कई लोग एम्पैनल वेंडर हैं और आप अगर उनसे ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रहे हैं या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई वो उनके सब वेंडर हैं, तो सब वेंडर होने में क्या है कि भाई वो सब वेंडर तो आज लगा के निकल लेगा, उसका जो भी प्रॉफिट था वो उसके बाद तो ख़त्म, सर्विस देने की उसकी बाध्यता नहीं होती। ही इज़ नॉट लाइबल। बट एम्पैनल वेंडर के साथ ये है कि भाई ही इज़ लाइबल टू प्रोवाइड द सर्विस। तो एम्पैनल वेंडर आप भी अपने लिए एक सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा, गूगल कर लीजिए, हाँ, देखिए भाई नियरेस्ट एम्पैनल वेंडर
और अगर नहीं है तो आप pmsurya.gov.in यहाँ पे जाके अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फिर अपना सिटी सेलेक्ट कीजिए एंड आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी एंड देन आप उनसे कोऑर्डिनेट करके अपने लिए एक एम्पैनल वेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, एम्पैनल वेंडर सेलेक्ट करने में एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि भाई आप ये देख लीजिए कि भाई उन्होंने कितने सिस्टम्स ऑलरेडी लगा रखे हैं और उनका कस्टमर का फीडबैक कैसा है। आप उनके फीडबैक्स भी चेक कर सकते हैं। उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको फ़ोन करके या उनकी साइट विज़िट करके आप देख सकते हैं कि भाई उन लोगों ने कैसा काम किया है। इज़ द कस्टमर रियली सेटिस्फाइड, देन यू कैन प्रोसीड विद दैम। तो साइली के केस में ये सब तो था ही, और चूँकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और वो मेरा टेस्ट भी जानते थे कि भाई मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी स्पेसिफिकेशन क्या क्या रहेगी। एंड हम दोनों ने मिलके पूरा डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे हम एक 5-5 किलोवाट के 2 सिस्टम लगाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे 2 कनेक्शन थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। अब चूँकि हमें रूफटॉप सिस्टम तो लगाना ही है और ये घर 98 में मेरे डैडी ने बनाया था और उसी वक्त से यहाँ पे 2 कनेक्शंस थे। एक तो 98 में किसने देखा था कि भाई कितना सैंक्शन लोड है और कितना क्या है, तो उस वक्त हमने जब बिल निकाला तो उस बिल पे जो नाम था वो मेरे डैडी का था और उस पे जो सैंक्शन लोड था एक में था 0.25 किलोवाट और एक में था 3 किलोवाट। और ये दोनों के दोनों हमारे पॉलिसी या रूल बुक में फ़िट नहीं बैठते थे। क्या है कि भाई पॉलिसी क्या बोलती है कि भाई यू कैन इंस्टॉल सिस्टम्स अप टू 100% ऑफ द सैंक्शन लोड। और चूँकि हमें यहाँ पे 5-5 किलोवाट के 2 सिस्टम्स लगाने थे और दोनों पे सब्सिडी लेना था, तो हमें सबसे पहला काम ये करना था कि भाई हमें जो सैंक्शन लोड है वो बढ़ा के 5-5 किलोवाट करना था। अब महाराष्ट्र में एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे जो सिंगल फेज़ कनेक्शन है वो अप टू 8 किलोवाट मिलता है और बाकी तो आपका सिंगल फेज़ में 5 किलोवाट तो मिल ही जाता है। तो हमने सबसे पहला काम किया कि भाई हमने सैंक्शन लोड बढ़ाने का काम किया। सैंक्शन लोड हमने 0.25 से लेकर 5 किलोवाट किया और दूसरा 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट किया। ये हम लोगों का हो गया और उसके लिए जो भी चार्जेस जो डिस्कॉम ऑफिशियली लेती है वो हमने उनको पे कर दिया था। तो सैंक्शन लोड का काम हो गया। बट साथ ही साथ में ये भी होता है कि भाई आप जब भी ये कार्रवाई कर रहे हैं देन योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस शुड बी अपडेटेड। क्या है कि भाई आज की डेट में जितना भी होता है एप्लीकेशन करना, अप्रूवल मिलना, OTP आना, ये आपके मोबाइल या फिर ईमेल एड्रेस पे ही आएगा। तो साथ के साथ ये भी करना पड़ेगा और ये भी आपको भी करना पड़ेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दोनों अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी एप्लीकेशन करना है, जो भी अप्रूवल्स मिलेगा, आपको भी आपके मोबाइल या उस पे आएगा और OTP भी उसी पे आएगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप हमने किया था कि भाई हमने सैंक्शन लोड बढ़ा लिया। अब यहाँ पे एक बात और आ गई थी जो हमारे लिए स्टक हुए थे हमारी प्रपोज़ल में, दैट वाज कि भाई ये दोनों जो बिल थे वो दोनों मेरे डैडी के नाम पे थे। अब वो नाम चेंज करने का भी मेरे को कार्यक्रम चलाना पड़ा। अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने और भी लिया कि अब यहाँ पे हमें 2 सिस्टम्स लगाने हैं और दोनों पे सब्सिडी लेनी है। तो एक कनेक्शन मैंने मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कराया कि भाई उनका नाम होना चाहिए और एक कनेक्शन पे मेरा नाम चढ़वाया। उसके लिए जो पेपर वर्क करना था नेम चेंज का, वो भी ऑफिशियली हमको MSDCL के साथ करना पड़ा और वो 1 महीने के अंदर हो गया। जब वो बिल आ गया, हाँ, जिसमें मेरा नाम था और मेरी मम्मी का नाम था, वो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते थे। तो 1 महीना लगा हमें ये करने में। और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि भाई आप अगर सब्सिडी में कर रहे हो या ये प्रपोज़ल सब्सिडी में चाहते हो, तो आपको आपका बिजली के बिल के ऊपर का नाम और आपके बैंक के बुक या बैंक स्टेटमेंट में या बैंक के अंदर जो नाम है वो दोनों एक जैसा मैचिंग होना चाहिए। मतलब कि अजीत बहादुर। तो ये चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। अब आप में से कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा, क्या यार एक ही घर पे 2 कनेक्शन ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों उसका आंसर है यस। एक घर में 2 कनेक्शन क्या, 3 कनेक्शन क्या, 4-4 कनेक्शन भी हो सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए या अलग अलग फ्लोर के लिए, अलग अलग आदमियों का। तो इट इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सेम लोकेशन पे सेम घर के अलग अलग जो बंदे हैं, मेरे केस में मेरी मम्मी और मैं हूँ, तो क्या ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं और क्या उन दोनों को सब्सिडी मिलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर भी यस है। क्या है कि भाई फॉर डिस्कॉम एक कंज्यूमर नंबर है, उसके अगेंस्ट में मेरा नाम लिखा हुआ है और एक कंज्यूमर नंबर है जिसके अगेंस्ट में मेरी मम्मी का नाम लिखा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग कस्टमर्स हुए और एज़ पर रूल्स
जो कस्टमर अपने उधर लगाना चाहता है तो वो अपने उधर लगा सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, ये भी एकदम क्लियर है। और थर्ड रूल ये है कि भाई आपका जितना भी सैंक्शन लोड है, मतलब कि मेरे केस में क्या था, एक कनेक्शन मैंने 7 किलोवाट करवा के लिया था और एक कनेक्शन मैंने 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड करवा के लिया था। तो मैं दोनों केसेस में सैंक्शन लोड के हिसाब से 5-5 किलोवाट का सिस्टम लगा सकता था और वही मैंने लगाया है। अब इसी में एक और है कि क्वेश्चन कि भाई क्या मैं 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है और मैं 2 किलोवाट का सिस्टम लगा सकता हूँ? तो दोस्तों इसका भी आंसर यही है, यस, आप लगा सकते हो। द ओनली थिंग इज़, रूल इज़, आप जितना सैंक्शन लोड है आप उतना लगा सकते हो। अब चूँकि ये सारी चीज़ें थी, ये सब कागजी कार्रवाई थी, ये तो करना ही करना है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सैंक्शन लोड हो गया, मोबाइल और ईमेल अपडेट हो गया, फिर उसके बाद बिल पे जो नाम था वो भी अपडेट हो गया, चेंज हो गया। अब बात आती है कि भाई अब हमें इन सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशन करना होगा और उसके बाद उसका अप्रूवल मिलेगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तब महाडिस्कॉम, दैट इज़ हमारी जो डिस्कॉम है MSEDCL, उनकी वेबसाइट पे जाके हमने अप्लाई किया। उसका जो चार्जेस था 490 रुपीज़ प्लस टैक्सेस था कुछ, तो वो हमने पे किया और एप्लीकेशन डालने के बाद इसको एकदम कारपेट अप्रूवल मिल जाता है, तुरंत के तुरंत ही अप्रूवल मिल गया एंड वी आर ऑल सेट टू गो अहेड कि भाई अब हम लगा सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है, रूफटॉप की एप्लीकेशन फ़ीस है, वो कुछ स्टेट्स में लगती है, कुछ स्टेट्स में नहीं लगती है। दैट यू कैन चेक फ्रॉम योर ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो डिस्कॉम की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अब हमें सिस्टम लगाना है, तो हमने पूरा एक उसका एस्टिमेट निकाला कि भाई हमें एक 5-5 किलोवाट का 2 सिस्टम लगाना है, उसमें इतने मॉड्यूल्स लगेंगे और उतने हमको उसमें इन्वर्टर्स भी लगेंगे। तो अब सब कुछ सेट हो चुका था, अब हमें लगाना था। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए कि भाई हमें कौन से इन्वर्टर्स लगाने हैं, इन्वर्टर्स की सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल, स्ट्रक्चर, वायरिंग, ACDB, DCDB, LA, अर्थिंग, ये कहाँ कहाँ पे पोजीशन होगा और इसको कैसे लगाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, यही हम लोगों का वो सिस्टम है। ये एक 5 किलोवाट का सेक्शन है, वो एक 5 किलोवाट का सिस्टम है। यहाँ वॉकवे है, यहाँ पे पूरा हमने हाई राइज़ कर रखा है। तो ये ऑलमोस्ट 7-8 फीट ऊपर हाई राइज़ है और जिससे कि मैं अपना नीचे का भी एरिया इस्तेमाल कर पाऊँ। फ़िलहाल इन सब के ऊपर भी बताऊँगा, बट सबसे पहली बात आती है जो होती है सिस्टम के दिमाग की, दैट इज़ सोलर का इन्वर्टर। अब इसका सिलेक्शन करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या पॉइंट्स में ध्यान में रखा, आइए सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हमने 2 5 किलोवाट का सिस्टम लगाए थे। तो आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ये 5 किलोवाट का ये फेस्टॉन का इन्वर्टर है और ये के सोलर का इन्वर्टर है। अब इसमें भी फ़र्क है। अब पहले मैं सिलेक्शन बता देता हूँ कि भाई फेस्टॉन इज़ आल्सो वन ऑफ द लीडिंग ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और उनका भी प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम 2 किलोवाट से लेकर 350 किलोवाट तक के ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स बनाते हैं एंड दे आर क्वाइट गुड। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है तो आप वहाँ से उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह के सोलर भी है, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और इनका जो फैक्ट्री है वो पुणे में ही है और उनके पास भी अलग अलग रेंज अवेलेबल है, राइट फ्रॉम 2 किलोवाट टू 150 या 250 किलोवाट तक के ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों के दोनों सिस्टम्स जो इन्वर्टर्स हैं, दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं और दे बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब बात आती है कि भाई वारंटीज़ कितना देते हैं। तो जब हमने ये लिया था तब ये भी 10 ईयर्स वारंटी के साथ है, ये भी 10 ईयर्स वारंटी के साथ है और ये वाला जो सिस्टम है ये भी सिंगल फेज़ इन्वर्टर है। ये वाला जो इन्वर्टर है वो भी सिंगल फेज़ इन्वर्टर है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई 5 किलोवाट की रेंज में आपको सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों मिल जाएगा और सिंगल फेज़ और 3 फेज़ इन्वर्टर में थोड़ा सा रेट में फ़र्क आएगा ही आएगा। तो आप ये चेक ज़रूर कीजिएगा भाई आपको सिंगल फेज़ इन्वर्टर मिल रहा है या 3 फेज़ इन्वर्टर मिल रहा है। और वहीं आप में से कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेरे पास 3 फेज़ कनेक्शन है तो क्या मैं सिंगल फेज़ इन्वर्टर लगा सकता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। आपके पास अगर 3 फेज़ कनेक्शन भी है, आप सिंगल फेज़ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो प्रॉपर रूलिंग में, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं एक और पॉइंट था कि भाई आज की डेट में ये दोनों इन्वर्टर्स जो आज की डेट में, या कह दो भाई आज के जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उसमें आप 10% या 20% ओवरलोडिंग कर सकते हो। फ़िलहाल इन दोनों इन्वर्टर्स की मेक में आप 20% ओवरलोडिंग कर सकते हो, बट
क्योंकि मेरे को 20% ओवरलोडिंग करना नहीं था, या कहते कि भाई एज़ पर रूल्स आप 20% जो महाराष्ट्र में रूल है कि आप 10% तक ओवरलोडिंग कर सकते हो, तो ये मैं यहाँ पे 10% ओवरलोडिंग किया। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए थे वो मैंने नोवा के इस्तेमाल किए हैं, दैट इज़ बाईफेशियल, और वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। बट पहले हम इन्वर्टर को निपटा देते हैं। इसका जो सीक्वेंस है, पहले आता है DCDB, फिर उसके बाद आता है इन्वर्टर, और उसके बाद आता है ACDB। अब ये पूरे ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में यही एक कंपोनेंट है, या कह दें कि भाई यही एक पार्ट है जो लॉजिकली दिमाग से काम करता है। और इस पूरे सिस्टम का अगर हम दिमाग की बात करें, ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के दिमाग की बात करें, तो वो ये इन्वर्टर्स ही होते हैं। ये ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स बेसिकली आपके जो DC एनर्जी है उसको यूजेबल AC में कन्वर्ट करते हैं और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करके आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो ये पूरे सिस्टम का दिमाग होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप सिलेक्शन में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये DCDB है, अब और ये इन्वर्टर है, और ये ACDB है, और वहीं ये भी ACDB है और ये DCDB है। बेसिकली ये ACDB DCDB इस पूरे सिस्टम में, या कहते हैं कि भाई इन्वर्टर को सर्जेस से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। मतलब कि अगर DC साइड से अगर कोई सर्ज होता है या कोई फॉल्ट होता है, उससे इन्वर्टर ख़राब ना हो, और AC साइड से अगर कोई सर्ज होता है या कोई फॉल्ट आता है तो उससे इन्वर्टर को कोई तकलीफ़ ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए AC साइड से ACDB लगाया गया है, DC साइड से DCDB लगाया गया है। अब जैसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्वर्टर में और इस इन्वर्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये हो गया AC आउटपुट, नो डाउट ये AC आउटपुट यहाँ पे भी है। ये हो गया आपका वाईफाई का डोंगल है, ये वाईफाई का डोंगल इधर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 वायर है, यानी कि ये सिंगल MPPT वाला इन्वर्टर है। और ये वाला जो इन्वर्टर है, यहाँ पे 2 यानी कि 4 वायरें आई हैं, यानी कि 2 MPPT वाला है। और यहाँ पे एक DC स्विच भी है, यहाँ पे DC स्विच नहीं है। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई ये सिंगल MPPT विदाउट DC स्विच, डुअल MPPT विद DC स्विच, आखिर ये लॉजिक क्या है? ऐसा सेम जगह पे 2 कॉन्फ़िगरेशन क्यों किया गया? तो थोड़ा सा मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि भाई 10% ओवरलोडिंग, ये तो मैंने पहले ही बताया था, वो हो जाएगा। तो 545 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट कम्स टू 5450। 5000 का कैपेसिटी है, 5450 इज़ द ओवरलोडिंग, यानी कि 450 का हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। और आज की डेट में जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो 540, 545, 600 तक के भी आज की डेट में मॉड्यूल आ रहे हैं, लेकिन जो हमने यूज़ किया वो 545 के थे। तो 545 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट कम्स टू 5450, वो आराम से इस पर यूज़ कर सकता था। अब बात आती है कि भाई 2 MPPT के लिए किस लिए? तो वहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई थी। एक स्ट्रिंग जो मेरा जो है लोकेशन, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शैडो आती है। जी हाँ, एकदम क्लियर बोलता हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शैडो आती है। और आप सबको भी बता दूँ कि भाई सीरीज़ में जब कनेक्शन होता है, और ये सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो सीरीज़ में ही होते हैं, तो सीरीज़ में जब कनेक्शन होता है तो अगर आपके मॉड्यूल, तो आपके अगर एक भी मॉड्यूल के ऊपर शैडो आएगा तो वो पूरी सीरीज़ का परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग बनाए। तो एक स्ट्रिंग में थोड़ा सा अगर थोड़ी देर के लिए शैडो आता है तो उससे उस स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग बराबर आपकी चल रही होगी। तो ये उस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है। और फिलहाल 2 MPPT तो वहाँ पे भी लगते हैं जहाँ अलग अलग ओरिएंटेशन हो, मतलब कि आपका साउथ क्लियर 5-2.5 किलोवाट यहाँ पे लगाना है, 2.5 किलोवाट उधर लगाना है, तब भी आप लगा सकते हो। या कई रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं जब कस्टमर बोलते हैं कि भाई मुझे तो अभी आप 3 किलोवाट लगा दो, बाद में हम आगे आने वाले सालों में 2 किलोवाट ऐड कर लेंगे। तो वो वाले केसेस में भी आप ये वाले इन्वर्टर्स प्रेफर कीजिएगा। क्या है कि भाई अभी आप 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं तो एक स्ट्रिंग में लगा लीजिए, 3 किलोवाट लग जाएगा। फिर आगे आने वाले कुछ सालों में आप 2 किलोवाट लगाना चाहते हैं तो उसे दूसरे स्ट्रिंग में बिठा दीजिएगा। तो दिस इज़ द एडेड एडवांटेज ऑफ डुअल MPPT। और चूँकि डुअल MPPT है तो थोड़ा सा ही कॉस्ट में फ़र्क बैठेगा। अब वहीं ये DC स्विच की बात आती है, इसमें DC स्विच है, इसमें DC स्विच नहीं है। तो उसका भी एक लॉजिक ये था कि भाई अगर मेरे को इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट करना है तो मैं इसको कहाँ से बंद करूँगा?
तो इसको मैं कहाँ से बंद करूँगा, तो मेरे को सबसे पहले ACDB को डाउन करना होगा, फिर DCDB को डाउन करना होगा, फिर जाके मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसको ऑफ़ करूँगा, इसको ऑफ़ करूँगा एंड यहाँ से भी इसको ऑफ़ कर सकता हूँ। तो मेरे को अगर इसमें कुछ काम करना है या इसको निकालना है बाहर, तो मैं ये DC स्विच से ऑफ़ करके इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज होता है और इसकी भी एक कॉस्ट होती है। और साथ ही में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले भी है, यहाँ पे DC का आ रहा है, इसका मैनुअल भी आता है, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कौन सा इंडिकेटर कौन सा होता है। अभी DC ग्रीन है, AC ग्रीन है, नॉर्मल है, अलार्म। तो अलार्म का नहीं बजेगा, क्योंकि अगर तकलीफ़ होगी तो ये वाला बजना चालू हो जाएगा। तो DC आ रहा है, दैट इज़ ग्रीन। AC के साथ सिंक है, दैट इज़ ग्रीन। नॉर्मल मोड में चल रहा है, यस। ये तीनों, ये अभी इन्वर्टर सही चल रहा है। अभी कितना जनरेट कर रहा है वो भी इसी में वो दिखाता रहता है। अब उसी तरह ये वाला इन्वर्टर भी है, हाँ, यहाँ पे इन्वर्टर चालू है, वाईफाई का ये जो है डोंगल वो, और यहाँ पे कितना जनरेट कर रहा है, अभी ये कुछ कर रहा है 1757 वाट्स ये जनरेट कर रहा है। तो इट्स 5G प्रो सीरीज़, हाँ। इसका ये वाईफाई का डोंगल से आप इन दोनों, मतलब कि इस वाले का मैं अपने मोबाइल पे देख सकता हूँ, इस वाले का परफॉर्मेंस में इस वाईफाई डोंगल से अपनी मोबाइल पे देख सकता हूँ। अब आइए थोड़ा सा मैं ये ACDB और DCDB की कहानी भी बता देता हूँ। क्या है कि भाई कई लोगों का कहना होता है कि भाई ये इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बगैर भी अगर सिस्टम लगा देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा बचा लेंगे। बट जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भाई ये ACDB DCDB बेसिकली इस पूरे सिस्टम के दिमाग, दैट इज़ इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। अब ये ACDB की अगर बात करें, नहीं, पहले हम DCDB की बात करते हैं, जहाँ से हम इन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, 2 स्ट्रिंग्स आउटपुट हो रहे हैं। अब चूँकि 2 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, फिर 2 MCB लगे हुए हैं और एक SPD लगा हुआ है, और यहीं से उसका DC साइड की अर्थिंग भी गई हुई है। दोस्तों यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई अर्थिंग ज़रूर होनी चाहिए, और उसी तरह ये इन्वर्टर की भी अर्थिंग होनी चाहिए। तो ये इन्वर्टर की अर्थिंग हो गई, ये DC साइड की अर्थिंग हो गई, ये जाएगा नीचे, ये DC साइड की अर्थिंग। तो एक और बार देता हूँ, 2 फ्यूज़ हैं, क्योंकि 2 इनपुट आ रहे हैं, तो 2 फ्यूज़ हैं, इसमें SPD है, DC साइड का SPD, इसमें MCB है, DC साइड का MCB, और DC साइड का SPD भी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वहीं ACDB में बात कर लीजिए, जो कि AC साइड से आ रहा है। तो पॉलीकार्बोनेट का बॉक्स है, सामने आपका ट्रांसपेरेंट है, ABS की बॉडी है, हाँ, इसको आप आराम से खोल सकते हो। यहाँ पे भी ये चूँकि ग्रिड से सिंक हो रहा है, तो ग्रिड से 2 वायर आ रही है, इन्वर्टर से 2 वायर आ रही है, हाँ, और ये AC साइड का MCB है और ये AC साइड का SPD है। तो SPD मतलब कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। AC साइड से अगर कोई सर्ज आएगा तो ये अभी यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ये हो जाएगा रेड। और उसी तरह अगर DC साइड से अगर कोई सर्ज आएगा, SPD इसमें भी लगा हुआ है, DC SPD है, इस साइड में अगर कोई सर्ज आएगा तो ये जो ग्रीन है ये रेड हो जाएगा, और आपको बस इतना पोर्शन इसमें चेंज करना होगा। फिलहाल घबराने वाली बात नहीं है, ये सब पैरेलल में होते हैं। अगर ये रेड भी हो गया तो आप ये मत समझिए कि भाई आपका सिस्टम रुक जाएगा, बट आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे DC सर्ज आया था और आपको ये चेंज करवाना है। और साथ में थोड़ा सा और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या है कि भाई इसकी अलाइनमेंट नो डाउट कुछ इस तरीके से साफ़ सुथरा, कहीं कोई वायर लटकती हुई और ऐसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि भाई देयर हैज़ टू बी प्रॉपर गैपिंग। क्या है कि भाई ये जो इन्वर्टर है ये पूरे सिस्टम का दिमाग है, और हम सबको मालूम है कि भाई दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग गर्म हो गया तो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो आएंगे नहीं। तो इसमें भी वैसा ही कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसका भी अगर ये गर्म हो गया तो इसका भी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है। और इसके अंदर कोई फोर्स्ड कूलिंग नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर कोई फ़ैन नहीं होता है। इसमें पीछे हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक से जो भी आपका हीट डिसिपेट हो सकती है वो हीट सिंक से ही होती है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न रखना होता है। ऐसा नहीं कि एकदम चिपका के या कोने में ऐसे रख दिया जहाँ पे उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो ये गर्म हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। सेम यहाँ पे भी आप देखिए, हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोविज़न कर। आप ये जो ड्रिल्स के निशान देख रहे हैं, ये सब ACDB DCDB इन्वर्टर सब कुछ यहीं पे लगा था। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। क्या है कि भाई
नो डाउट ये IP65 रेटेड इन्वर्टर्स होते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप उसको बरसात में लगा देंगे। यहाँ पे लगाने में पोजीशन ये था कि यहाँ पे जब सूरज 3-4 बजे या 4-5 के बजे के बाद ये पूरी जो डायरेक्ट सनलाइट थी वो इस वॉल पे आ रही थी। और आपको ही मालूम है कि भाई जब इन्वर्टर या कहते कि भाई दिमाग गर्म होगा तो उसका परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होगा। तो सिस्टम का दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी पोजीशन चेंज करके अंदर कर दिया। IP65 तो है ही है, नो डाउट। अंदर हमें प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर सेफ्टी दोनों मिल गई। तो ये था इन्वर्टर सिलेक्शन वाली बात। अब बाकी कंपोनेंट्स भी आपको बता देता। अब आइए जो बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ आपका इन्वर्टर, तो हमने अभी बता दिया। दैट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पूरे सिस्टम के अंदर कुछ 15 से 20% का जो कॉस्ट होता है वो इन्वर्टर्स का ही होता है, और आप इसे सेलेक्ट करते वक्त अच्छा खासा ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर, मॉड्यूल, ACDB हमने आपको बता ही दिया है, फिर मीटरिंग और LAB वो भी आपको बता देता हूँ, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया ही। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे जो हमने मॉड्यूल्स लगाए थे वो 545 वॉट पीक के नोवा के बाइफेशियल मॉड्यूल्स लगाए थे। और चूँकि मुझे ये सब्सिडी में क्लेम करना था या सब्सिडी मुझे ये चाहिए थे, तो यहाँ पे एक और क्लॉज़ है, दैट इज़ दीज मॉड्यूल्स आर DCR मतलब कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज़ ये है कि भाई 80% ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द मॉड्यूल शुड बी मेड इन इंडिया। तो ये जो सेल्स होते हैं अगर वो इंडिया में बने हैं, देन ये मॉड्यूल्स आर क्वालिफाइड फॉर आपका DCR। तो ये वाले जो सेल्स हमने या जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए बाइफेशियल के, DCR वाले मॉड्यूल्स हैं। और आप ये DCR सर्टिफिकेट, ये जो DCR सर्टिफिकेट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा DCR सर्टिफिकेट है। इसमें 16 डिजिट्स का नंबर है। आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका DCR सर्टिफिकेट आपके नाम पे या वैलिड है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ये 16 डिजिट नंबर डालिए और वहीं के वहीं आपको आपका DCR सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पता चल जाएगा। आपका सर्टिफिकेट आपके नाम पे वहीं पे दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन कई लोग ये भी उठाएंगे कि भाई अजीत भाई आप तो हमेशा बोलते हो कि भाई यार बाइफेशियल के अपने फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों यस, बाइफेशियल के अपने फ़ायदे होते हैं, बट बाइफेशियल के फ़ायदे तभी होंगे जब, जो मैं बोलता था कि, या मैं जो बोलता हूँ कि भाई जब वो 3 फीट या 4 फीट का LBDO इफेक्ट हो। अगर ये मेरा मॉड्यूल मैं शॉर्ट वाला लेता था, शॉर्ट स्ट्रक्चर में लगाता था, तो मेरा मॉड्यूल की हाइट कुछ यहाँ तक आती थी, तो यहाँ पे LBDO इफेक्ट मिल सकता था मुझे, यानी कि पीछे से भी जनरेशन मिल सकता था। अब चूँकि मैंने जो हाइट है यहाँ पे कुछ 7-8 फीट आ रही है, यहाँ पे कुछ 11-12 फीट आ रही है, तो यहाँ पे LBDO इफेक्ट तो आने का सवाल ही नहीं उठता। बट फिर भी चूँकि उस वक्त या आज की डेट में बाइफेशियल मिल रहे हैं, हाँ, सब जगह पे DCR, तो हमने यूज़ किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी चाहिए था। और यहाँ पे मेरे दिमाग में है कि भाई आगे जाके कुछ ये जो छोटा मोटा गार्डन है इसको थोड़ा सा और गार्डनिंग करेंगे, या फिर कहते हैं कि भाई एग्रीवोल्टेक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे शोकेस करेंगे कि भाई हम मॉड्यूल के नीचे या सोलर के नीचे हम खेती भी कर सकते हैं। डुअल इनकम का तो पर्पज़ नहीं, लेकिन बस इट्स ए शौक। तो उसके लिए लाइट चाहिए था, तो उसके लिए ही मैंने बाइफेशियल मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं। अब DCR क्लियर हो गया, बाइफेशियल भी आप समझ गए कि भाई क्या है। अब है क्या कि भाई थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। अब जब स्ट्रक्चर्स की बात आती है तो स्ट्रक्चर्स के लिए भी मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखे हैं कि भाई आप ये मेटल यूज़ करिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई स्ट्रक्चर्स जैसे ही बात आती है तो हर कोई बोलता है कि यार इसमें क्या दिमाग लगाना है, ये तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर एक वेल्डर का काम है, उसको बोल दो, वो आएगा, काटा पीटी करेगा, वेल्डिंग करेगा और उसको लगा देगा, हम उसके ऊपर सिस्टम लगा सकते। तो यहाँ पे जो मेटल्स रेकमेंड किए गए हैं वो आपको बता देता हूँ। पहली बात तो MS, चलो ठीक है, MS में बना सकते हैं स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद GI आ जाता है, फिर उसके बाद हॉट डिप गैल्वनाइज आ जाता है, और साथ में एल्युमिनियम। बाकी रही बात SS और कॉपर, इसमें तो कोई सिस्टम स्ट्रक्चर्स बनाएगा नहीं। और ऐसे हाई राइज स्ट्रक्चर्स अगर रहेंगे तो उसमें आपका MS, GI और PGI वाले ही यही मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। अब आपकी अगर छत कुछ इस तरीके से है जहाँ पे आपने प्री गैल्वनाइज दिया, कह दे कि भाई प्री कोटेड शीट्स लगा रखी है, और आप इस पर अगर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको बस एक एल्युमिनियम रेल की ज़रूरत होगी। एल्युमिनियम रेल्स आते हैं। जहाँ तक रही बात स्ट्रेंथ की बात, तो यस, यहाँ इसमें स्ट्रेंथ तो बराबर है। और इसकी जो डायमेंशंस की बात करें तो 100 mm
या 110 mm के डायमेंशंस आता है। ये मिनी रेल्स हैं। आपको इसके वो जो जीआई प्री कोटेड शीट्स है उसके ऊपर ये पहले लगाना है, उसको आप माउंट कर देना है, फिक्सिंग कर सकते हैं, फिक्सिंग करना ही है। एंड फिर जाके आप इसके ऊपर मॉड्यूल फिक्स करेंगे। डायरेक्टली आप मॉड्यूल को छत के ऊपर या जो प्री कोटेड शीट है उसके ऊपर मत लगाइएगा। वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि भाई आपने एक तवे के ऊपर मॉड्यूल लगा दिया है। ये तो गर्म होगा ही होगा, गर्म होने के कारण आपका मॉड्यूल भी गर्म होगा। और आपको भी मालूम है कि भाई सोलर मॉड्यूल्स गर्मी में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, या फिर कहते कि भाई उनका भी एक टेम्परेचर रेंज होता है, ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो उसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 100 या 110 mm का आप ये मिनी रेल लगाइएगा ज़रूर, सो दैट उसके अंदर जो एयर वेंटिलेशन है वो भी होती रहे, वो गर्म ना हो, स्ट्रेंथ बना रहे और आपको एक प्रॉपर एंगल भी मिल जाए। तो ये तो होगी कि भाई प्री कोटेड जो आपकी अगर छत है तो आप उस पर लगा रहे हो। अब आ जाते हैं अपनी छत के ऊपर जहाँ पे हमने आरसीसी की छत है और उस पर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं या हाई राइज स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं। तो जनरली हर कोई जो छत को अपना सेव करना चाहता है, नीचे ऐसा गार्डन या पार्टी करना चाहता है, तो वो हाई राइज स्ट्रक्चर ही प्रेफर करते हैं। तो हाई राइज स्ट्रक्चर में आपके पास 2-3 और ऑप्शन आते हैं। या तो आप स्क्वायर सेक्शंस, मतलब कि ऐसे स्क्वायर सेक्शंस या रेक्टेंगल सेक्शंस में बोलेंगे कि भाई मेरे को इसमें स्ट्रक्चर बना के दे दो, या फिर आपका ट्यूब्स होता है या जो पाइप्स होती है उसमें स्ट्रक्चर बना के दो, जो एमएस की पाइप्स होती हैं। तो दोस्तों मैं उसमें थोड़ा सा आपको हिदायत ये दूंगा कि भाई अगर आप ट्यूब्स या स्क्वायर सेक्शंस या रेक्टेंगल सेक्शंस में अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नो डाउट वो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। बट होता क्या है कि भाई ये 20-25 साल चलने वाले हैं और इसको कोटिंग है, मतलब कि जीआई कोटिंग कर रखी है, या ये भी जीआई है। इस पे अगर हम वेल्डिंग कर लेंगे तो वहाँ पे जो कोटिंग होती है, जीआई की जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है, और वो निकल गई तो मतलब कि वहाँ से रस्ट चालू हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई जगहों पे रस्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जीआई का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन चूँकि यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है तो यहाँ पे आपका रस्ट चालू हो जाएगा एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। अब है क्या कि भाई अगर आप स्क्वायर सेक्शंस और ट्यूब्स इस्तेमाल करेंगे तो हमको बाहर से तो दिख रहा है कि हाँ भैया थोड़ा सा रस्ट है, लेकिन अंदर की सिचुएशन क्या है या अंदर की पोजीशन क्या है ये मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस स्क्वायर सेक्शंस और रेक्टेंगल सेक्शंस, यू शुड ऑलवेज प्रेफर एंगल्स या सी सेक्शंस जो हमने इस्तेमाल किए हैं या जो ऐसे आज की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं। इस वाली सिचुएशन में क्या है कि अगर कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, या यहाँ पे हो रहा है या वहाँ पे हो रहा है, तो मेरे को वो ईज़िली विजिबल है। और अगर मेरे को कुछ वहाँ पे पेंटिंग करनी है या कुछ जिंक स्प्रे लगाना है तो मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ और थोड़ा सा उसको एक मेंटेनेंस में आ जाएगा वो। तो मैं उसके लिए कुछ कदम तो उठा सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर एंड उसमें तो पता ही नहीं लगेगा तो मैं क्या कदम उठाऊँगा। तो दिस इज़ एक स्मॉल रिकमेंडेशन कि भाई आप ये वाले सी सेक्शंस या आपके उधर जो भी मिले वो आप सी सेक्शंस को प्रेफर कीजिएगा। एमएस को जगह पे हॉट डिप गैल्वेनाइज की ही बात की है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, आप रेलवेज़ का स्ट्रक्चर देखिए, रेलवे का स्ट्रक्चर 30-40 साल से चल रहा है। रोडवेज़ का देखिए, रोडवेज़ का भी 40-50 साल से चल रहा है। आप डिस्कॉम का देखिए, डिस्कॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े खंभे हैं 50-50 साल से खड़े हैं। बॉटम लाइन ये है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है वो हॉट डिप गैल्वेनाइज का इस्तेमाल किया है, और वो सब मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि नट बोल्ट्स पे बने हुए हैं, नट बोल्ट्स में लगे हुए हैं। तो अगर उसमें अगर कोई भी एक सेक्शन ख़राब होता है तो नट बोल्ट खोल के वो पूरा सेक्शन निकाल देते हैं, दूसरा सेक्शन लगा देते हैं, बट वहाँ पे हॉट डिप गैल्वेनाइज है। तो ये एक एडवांटेज होता है एक हॉट डिप गैल्वेनाइज के स्ट्रक्चर का, जो कि एमएनआरई ने भी रिकमेंड किया है। आपके उधर आपका जो वेंडर है आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे को जो स्ट्रक्चर है वो मेरे को हॉट डिप गैल्वेनाइज का चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे जो हमने लगाया है, यहाँ पे कुछ सेक्शंस हॉट डिप गैल्वेनाइज के थे, मतलब कि ऊपर के जो पर्लिन्स हैं वो हॉट डिप के थे, और ये वाले जो हैं ये सब प्री जीआई के थे। और मुझे भी कई जगहों पे वेल्डिंग करना पड़ा। और यहाँ पे बताऊँगा कि भाई यहाँ पे जो नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर कहीं कहीं पे हमने आप दिखेंगे तो यहाँ पे सब
एसएस के नट बोल्ट्स रेकमेंड किए गए हैं। इनफैक्ट मॉड्यूल माउंटिंग के लिए भी एसएस के ही नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं और वो आपको भी वही इस्तेमाल करना है। और एसएस में है क्या कि भाई आपका रस्ट नहीं होता, आपका साल 2 साल 3 साल, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी होती है और इसमें रस्ट होने के सवाल ही नहीं होता। और अगर दूसरा कुछ होता है तो उसमें रस्ट होना ही होना है एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। और इसमें एक और चीज़ बोलूँगा कि भाई इसमें जो आप पूरे स्ट्रक्चर में जो वॉशर इस्तेमाल कीजिएगा वो स्प्रिंग वॉशर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हवा आती रहती है, इसमें प्रेशर बनता ही रहता है, तो वहाँ पे स्प्रिंग वॉशर्स कामयाब हैं, तो स्प्रिंग वॉशर्स इस्तेमाल कीजिएगा। और रही बात कि भाई मॉड्यूल को स्ट्रक्चर के साथ यानी कि पर्लिन्स के साथ माउंट करने के लिए आप ये यू क्लैम्प्स या मिड क्लैम्प्स ये ऐसे आते हैं 35 mm या 40 mm के एल्युमिनियम के आते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये लगें। फिर उसी तरह इसका एक जेड क्लैम्प भी आता है, तो इसका एक जेड क्लैम्प होता है, वो भी कॉर्नर्स में लगता है, यानी कि ये सेंटर में लग गया और एक जेड क्लैम्प होता है वो साइड में लगता है। और इसको माउंट करने के लिए भी आपका ये SS304 के नट बोल्ट्स आते हैं, उसमें स्प्रिंग वॉशर्स लगे रहते हैं। ये कुछ आगे जाता है। और हाँ, अब चूँकि ये हाई राइज स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ आएगी, हैं, तो हमने क्या किया कि भाई जो बीच में जो क्लैंप्स थे वो तो हमने यू क्लैंप और जेड क्लैंप लगा दिए, साथ में हमने ये जे हुक्स भी लगाए थे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। अब आपका मॉड्यूल उखड़ के बाहर ना निकल जाए, तो हमने ये जे हुक्स भी लगाए हैं इन सब में कि भाई वो चीज़ उखड़े ना। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा, आप वेल्डिंग मत कीजिएगा। हाँ, क्या है कि वेल्डिंग करने देन अगेन वो आपका रस्ट होगा एंड फिर वो अगर आगे की एक और समस्या चालू हो जाएगी। साथ ही में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 5 किलोवाट का सेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग बनाए, फेस्टॉन वाले इन्वर्टर में डाले। यहाँ पे 5 किलोवाट का पूरा सेटअप है, यानी कि 545 के 10 मॉड्यूल्स हैं, 5450। ये भी एक एरे है। हाँ, ये एरे का जो आउटपुट है वो हमने अपना के सोलर वाले इन्वर्टर में लगाए। अब यहाँ पे कहीं पे भी शैडो फ्री एरिया नहीं है और इन सबको मेंटेन करने के लिए हमने ये अपना वॉकवे भी बना रखा है। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी को हम यहाँ पे लगाते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं और इन सब मॉड्यूल्स को अपना वाइपर लगा के उसको साफ़ करते हैं। फिलहाल वाइपर के लिए एक चीज़ बोलूँगा, इनफैक्ट ये जो मेंटेनेंस काम करना है ना, साफ़ सफाई, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ये मेरे वेंडर और ये जो है जितने भी कोई भी वेंडर की ये ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जो साफ़ सफाई है मुझे ही साफ़ करना है पानी डाल के। एंड ऑटोमेटिक भी है, लेकिन उसमें मेरे को उतना भरोसा नहीं है, थोड़ा सा मेरे मन में हिच है। लेकिन एक मैंने जुगाड़ बनाया है, वो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। और वो जुगाड़ आप भी अपने घर पे बना सकते हो और उससे आपकी आधी से ज़्यादा समस्या क्या 95% समस्या दूर हो जाएगी। आज की डेट में मेरे को भी वो समस्या होती है, मैंने उसके ऊपर काम किया है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको पता लगे। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल है, नीचे मैं लगाऊंगा। अब बात आती है वायरिंग की। ये वायरिंग सब अपना यहाँ से पूरा कंड्यूट पाइप से होते हुए यहाँ से गई है, तो कोई भी लटकती फटकती वायरिंग नहीं है कि मतलब कि बंदर आ गया उसको लटक गया या उसके ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट कबूतरों का बड़ा टेंशन था मेरे को, वो टेंशन था क्या, वो आज भी है। तो उसके लिए मैंने ये पीवीसी के स्पाइक्स मिलते हैं, तो जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एज के ऊपर मैंने पहले तो थिन फिल्म जो एल्युमिनियम के ऊपर आती है एक फ़िल्म, उसको निकालना होता है। निकालने के बाद उसके ऊपर एरलडाइट लगाना होता है और उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं, तो कबूतरों की समस्या से भी समाधान मिल जाएगा। नहीं तो कबूतर बैठे बैठे हर महीने का काम जो एक बार करना होता है वो 4 बार करना होता है, क्योंकि कबूतर वहाँ बैठ बैठ के वहाँ पे सब गंदा कर देते हैं एंड फिर से वो सिस्टम की परफॉर्मेंस में फ़र्क बैठता है। हॉटस्पॉट की भी समस्या जनरेट हो सकती है। तो ये कबूतरों का साफ़ करने के चक्कर कम हो, तो उसके लिए मैंने स्पाइक्स लगा रखे हैं। तो ये रही थी स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर को और इन्हांस करने के लिए हमने साइड के जो पैरापिट वॉल्स थे उससे भी उसको बांध दिया था। और यहाँ पे हमने पूरा एक आरसीसी के ब्लॉक्स सारी टांगों में बना दिए थे। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ पहले ही बता रखी थी कि भाई मेरे को
इस पूरे छत के ऊपर कहीं पे भी ड्रिलिंग नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का क्या है कि भाई लीकेज की प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान था पिछले वाली छत से। तो इस बार मैंने इसको लीकेज की समस्या ये ड्रिलिंग से ना हो, तो पहले ही मैंने उसको मना कर रखा था। आप जो वेट डालना चाहते हो वेट डाल लो, यहाँ पे वेट डालने की कोई समस्या नहीं थी। तो उस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, दैट वाज एलए। हाँ, एलए जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ फॉर लाइटिंग अरेस्टर। बिजली गिरने से हमको उससे बचाता है। और ये आपके डिस्कॉम वाले भी आके आपका इंस्पेक्शन करेंगे जब, तो ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। तो एलए आपके सिस्टम में होना ही चाहिए। तो एक और हाथों हाथ ये दिख गया, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हाई राइज सिस्टम लगाया है। आप उसमें जैसा देख सकते हैं उसके नीचे पानी की टंकियाँ रखी हैं। तो पानी की टंकियाँ और गर्म ना हो तो वो भी उनकी एक समस्या का समाधान हो गया है। और उसका मेंटेनेंस भी वो उसी तरीके से आराम से कर सकते हैं। और उसका एलए भी पीछे लगा हुआ है। तो एलए इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। वायरिंग के लिए प्रॉपर कंडक्ट की वायर पाइप्स गई हुई हैं, कोई भी लटकती फटकती वायर नहीं है। तो ये एलए का इम्पोर्टेंस है। और ये चीज़ आपका जो डिस्कॉम वाले हैं वो आके इसे देखेंगे ज़रूर। तो ये थी कुछ छत के ऊपर जो मेरे को दिखाना था सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर्स भी लगे हुए हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है। तो सोलर वाटर हीटर्स बेसिकली ये 500 लीटर, ये 500 लीटर के 2 सिस्टम हैं। और ये पूरे घर के अंदर जितने भी रूम्स हैं उन सब के ऊपर ये पानी गर्म करने का जो हिसाब किताब है नहाने के लिए, वो सब यहीं से सप्लाई होता है। तो पानी गर्म करने के लिए भी यहाँ पे सोलर वाटर हीटर्स लगे हुए हैं। अब आइए नीचे, दैट इज़ मीटरिंग और अर्थिंग वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। और फिर बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, अभी तो अप्रूवल और ये सब तो मिल गया, एप्लीकेशन अप्रूवल मिल गया, अभी बाकी का क्या बाकी था और सब्सिडी के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े या कितने जद्दोजहद करने पड़े, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा वाइपर है 1 मीटर का, हाँ, जो कि ले रखा है। अब पानी पहले डालते हैं, फिर उसके बाद ये वाइपर से हम पूरे मॉड्यूल को साफ़ करते हैं। तो ऐसा कुछ आपको भी लेना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर से जो हमने बताया कि भाई हमने 2 सिस्टम्स लगाए थे, तो ये 2 सिस्टम्स की वायरिंग आई। हाँ, ये पहले सिस्टम का जनरेशन मीटर है, ये दूसरे सिस्टम का जनरेशन मीटर है। आप यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं, अजित बहादुर। यहाँ पे मेरी मम्मी का नाम है द्रौपदी देवी। जनरेशन मीटर, ये दोनों सिस्टम्स के जनरेशन मीटर हैं। और ये नेट मीटर है। तो ये दोनों नेट मीटर, अब यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरी मम्मी का नाम लिखा हुआ है। अब है क्या कि भाई जब आपको एप्लीकेशन किया, अप्रूवल मिला, आपने सिस्टम लगा दिया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया, हाँ, ये आगे बढ़ने से पहले बताना होगा भाई, ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरी कागजी कार्रवाई है वो साइली इलेक्ट्रिकल्स, जो कि मैंने पहले ही बताया कि भाई हमारे सचिन जगताप जी ने किया एंड ही इज़ और स्टूडेंट। तो जो लोग भी पूना में हैं एंड दे वांट टू इंस्टॉल ए ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम, तो मैं यहाँ पे उनको रेकमेंड यही करूँगा कि भाई आप यू कैन चेक आउट विथ साइली इलेक्ट्रिकल्स ऑल्सो। एंड जो इंस्टॉलेशन का काम किया है वो पावर स्केप की टीम ने किया है, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ साइली इलेक्ट्रिकल्स। और उन्होंने पावर स्केप के पास अपनी पूरी प्रॉपर टीम है, उनके पास प्रॉपर टूल्स है एंड दे हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस, और उन्होंने ही ये पूरा सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है। तो अगर आपके पास यू आर एन EPC एंड यू आर हंटिंग, या आप देख रहे हैं कि कुछ अच्छे इंस्टॉलर्स की, तो देन यू कैन अप्रोच पावर स्केप ऑल्सो। तो ये आ जाते हैं वापस, आ गया अपना इधर। तो ये जो जनरेशन मीटर है ये मेरे को लेके आना पड़ा कैलिब्रेट करके। इसका भी कॉस्टिंग हमको, मीटर का कॉस्ट और कैलिब्रेशन का कॉस्ट हमको देना पड़ा। और फिर जब हमने बताया कि भाई डिस्कॉम को बता दिया कि यस हमने सिस्टम लगा दिया है, फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे। इंस्पेक्शन के वक्त उन्होंने 1-2 पॉइंट्स हमको बताए, दैट इज़ उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई अजीत भाई आप ऐसा कुछ और कर लीजिए, बिकॉज़ इट्स एन एक्सपीरियंस सेंटर। तो सब लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, तो कोई गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए, कुछ जो भी गलतियाँ हैं उनको पता भी लगनी चाहिए, ऐसी गलतियाँ ना हो। तो उस चीज़ को मैंने अपने इसमें डाला, सो दैट जो भी इस एक्सपीरियंस सेंटर पे आए उनको क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बीच में भी फ़र्क पता चले। फ़िलहाल अर्थिंग की जहाँ तक बात करें तो ये अर्थिंग नंबर 1 है, ये LA की अर्थिंग है। फिर ये सेकंड
अपना 1 मीटर का डिस्टेंस पे ये डीसी साइड की अर्थिंग है, फिर ये एसी साइड की अर्थिंग है। तो 3 अर्थिंग प्रॉपरली चेक किया और उसी तरह 3 अर्थिंग दूसरे सिस्टम की उधर है। यहाँ से वायर आया। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई जो भी वहाँ से यानी कि एसी साइड से हमने वहाँ क्या देखा, डीसी साइड में आया, डीसी साइड से इन्वर्टर, इन्वर्टर से फिर एसी साइड। तो एसी साइड की जो आउटपुट आएगा वो पहले आएगा जनरेशन मीटर में। अब ये जनरेशन मीटर क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि भाई आपके सिस्टम ने कितना जनरेट किया अभी तक। ये सिर्फ जनरेशन के बारे में बताएगा। फिर यही चीज़ जा रहा है आपका नेट मीटर में, और यहीं यहाँ देखिए कि भाई यहीं से ग्रिड से भी आ रहा है और यहीं सोलर से भी आ रहा है, और यहाँ जो आउटपुट है वो यहाँ से है। एक और बार बता देता हूँ, ये जो वायर है ये सोलर की वायर है जनरेशन मीटर से, ये गई इनपुट में, और जो ग्रिड से आ रही है, जो MSDCL से आ रही है, वो भी यहीं पे है, यानी कि इनपुट में यहाँ पे है, और ये जो आउटपुट है ये मेरे ग्रिड का आउटपुट है। तो ये होता है नेट मीटर, और इस नेट मीटर पे आपका एक सीरियल नंबर रहेगा, आपका कंज्यूमर नंबर रहेगा, ये कंज्यूमर नंबर है। उसके बाद मीटर का सीरियल नंबर रहेगा, फिर ये IMEI नंबर रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्कॉम, ये तो रहेगा ही रहेगा। IMEI मतलब कि ये सिम बेस्ड है, ये ग्रिड से कनेक्ट, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो वहाँ से बैठे बैठे ये पूरा इसका हिसाब किताब हो सकता है। अब इसके अंदर देखिए, इसमें देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये स्टार्टिंग है, दैट इज़ ये है डेट 25 तारीख 6ठा महीना 25वां साल। फिर उसके बाद आता है आपका ये है टाइम 1241। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट 1748 यूनिट्स इंपोर्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सपोर्ट 2970 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हुए हैं, यानी कि मेरे सिस्टम हमने इस्तेमाल कम ज़्यादा दिया हुआ है। और नेट यानी कि माइनस में दिख रहा है 1221 माइनस में, यानी कि हमने यहाँ पे जनरेशन ज़्यादा किया हुआ है और हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है, तो ही इसी कारण मेरा बिल ज़ीरो आता है। और मुझे यकीन है कि भाई ये तो मेंटेन ही रहेगा, मेरे सारे इक्विपमेंट्स चलेंगे और ये बिल आगे आने वाले सालों तक मीन्स कि 15-20 साल तक ये ज़ीरो ही रहेगा। आई डोंट हैव टू पे एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई एम एनर्जी इंडिपेंडेंट। अब ये पूरा लगने के बाद मतलब कि आपने बोल दिया कि भाई ये सब हमारा हो चुका है, जो डिस्कॉम वाले हैं वो आएंगे, वो यहाँ पे जो पुराना मीटर था वो पूरा लेके जाएंगे और यहाँ पे ये नेट मीटर आपके उधर लगा देंगे। नेट मीटर क्या कर रहा है, दिया आपने कितना, लिया आपने कितना और आपका बिल कितना बनेगा, यानी कि इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया और जो बचा है तो उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा। अब नेट मीटर में आपके पास 3 सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि भाई आपका दिया लिया बराबर है तो आपको सिर्फ फिक्स चार्जेस देने होंगे। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भाई आपने दिया ज़्यादा लिया कम, जो कि मेरी कंडीशन में है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट जो दिया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका बिल ज़ीरो आएगा। और थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई आपने लिया ज़्यादा हो और दिया कम है, तो ऐसे सिचुएशन में जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके हिसाब से आपका बिल होगा। तो ये होता है नेट मीटर। अब ये जो पुराना जो मीटर था यहाँ पे वो गया डिस्कॉम की प्रॉपर्टी, उन्हीं के पास थी, उसमें जो रीडिंग थी उसके हिसाब से वो हमारी उनकी लास्ट रीडिंग के हिसाब से बिल निकाल देंगे। एंड जितनी भी नई बिलिंग जो आज की डेट में आ रही है वो सोलर बिलिंग के साथ आ रही है, मतलब कि उसमें साफ साफ लिखा रहेगा सोलर बिल है, और उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नेट, बैंकिंग, ये सारी पूरा इन्फॉर्मेशन जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा ही आएगा। अब आप में से कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा कि यार अजीत भाई का घर तो सिर्फ 2 ही फ्लोर का है या 3 फ्लोर का है, तो उसमें 10 किलोवाट क्या कर रहा है। तो दोस्तों जैसे हर एक के घर में लोड होता है वो तो है ही, प्लस यहाँ पे ईवी भी है, ईवी में 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, सब यहाँ पे चलता है। और एक जो 5 किलोवाट का लिटरली मैं आपको बताता हूँ, एक 5 किलोवाट से तो पूरा लोड चल जाता है, पूरा रिक्वायरमेंट होती है। और एक जो 5 किलोवाट का सिस्टम रखा है मैंने GNM के लिए रखा हुआ है। क्या है कि भाई मेरा इधर ही इसी एरिया में यानी कि 5-6 किलोमीटर में एयरपोर्ट के उधर एक फ्लैट भी है जो कि मेरे ही नाम पे है, और जो GNM की रूलिंग है कि भाई ग्रुप नेट मीटरिंग है, उसमें मैं एक जगह जनरेट कर सकता हूँ और उसका फ़ायदा मैं उस लोकेशन पे भी दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो डिस्कॉम एक होना चाहिए। तो GNM की रूलिंग भी आने वाली है और उसी के लिए मैंने ये एक प्रोविज़न कर रखा है कि भाई एक ये 5 किलोवाट का सिस्टम
जो कि मेरे नाम पे है, उसका मैं पूरा फ़ायदा वहाँ पे उस फ्लैट पे भी लूँगा। फ़िलहाल आपको भी अगर जीएनएम के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन राइट टू अस solar@gmail.com। हम जीएनएम की जो रूलिंग अभी तक अवेलेबल है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। फ़िलहाल आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी एक मॉड्यूल है। ये एक्चुअली इसी के ऊपर हमने ये पूरा बना रखा है। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस सेंटर विच इज़ इन पुणे। और यहाँ पे हमने सब सोलर के सारे प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल होते हैं, इनफैक्ट आप के सामने, इस बिल्डिंग के सामने जो फसाड लगा हुआ है वो BIPV है, दैट इज़ बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सिस्टम्स। उसका कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे बता रखा है। एग्रीवोल्टिक्स आपने छत पे देखा है, वाटर हीटर्स है ही, सोलर स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग के लिए तमाम चीज़ें हैं। बस फिर से एक और बार बोलूँगा भाई, आने से पहले ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, आपको पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आखिर में आप लोगों को ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई यार ये पूरे सिस्टम की कॉस्ट कितनी बैठी और सब्सिडी मिलने में, या कहते कि भाई लोन मिली भी कि नहीं मिली। तो दोस्तों 2 सिस्टम थे, तो ऑन एन एवरेज हमने आपको दिखाया कि भाई वो हाई राइज स्ट्रक्चर में था, BIPV के मॉड्यूल्स इस्तेमाल हुए हैं, डुअल MPPT वाले इन्वर्टर्स इस्तेमाल हुए थे, एक सिंगल MPPT वाला, ACDB, DCDB, LA अर्थिंग, ये सब चीज़ें थी जो हम हमेशा अपने वीडियोज़ में बताते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक सिस्टम का कॉस्ट मुझे 2.5 लाख रुपये के आसपास बैठा। 2.5 लाख रुपये यानी कि 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट कम्स टू 2.5 लाख रुपीज़ ये हुआ, विथ एन ओवरलोडिंग ऑफ 10%, यानी कि 5450 के मॉड्यूल्स हैं, डुअल MPPT वाला इन्वर्टर है, ठीक है, सिंगल फेज़। अब इसमें मेरे को जो सब्सिडी मिली, एक सब्सिडी 78,000 रुपये की जो कि मेरे नाम पे थी कनेक्शन, और एक 78,000 की सब्सिडी जो कनेक्शन मेरे मम्मी के नाम पे थी। दोनों के नाम पे ये सब्सिडी आ चुकी है। फ़िलहाल एक सब्सिडी आने में डिले हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने का, वो भी ये जो डुप्लीकेट सीरियल नंबर था उसके कारण। लेकिन आज की डेट में वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है। और अच्छी बात ये है कि भाई कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, मिसाल के तौर पे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, अंडमान निकोबार, गोवा, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, या इनफैक्ट राजस्थान भी हैं और दिल्ली भी हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए स्टेट की सब्सिडी भी मिलती है। और ये जो सब्सिडी है रेजिडेंशियल सेक्टर में, अगर आप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या सोसाइटी के लिए अपने कॉमन सिस्टम के लिए लेना चाहते हैं, उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है। फ़िलहाल ये सब्सिडी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ pmsurya.gov.in इस पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो सब्सिडी तो मिल गई, उसका जो बाकी अमाउंट था दैट इज़ 1,70,000 रुपीज़, ये भी मुझे आसान किस्तों में गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल गया। और ये जो PM सूर्य घर वाला पोर्टल है वो अपना जनसमत पोर्टल के साथ भी इंटरलिंक्ड है। तो मतलब कि आपको अलग से कहीं अप्लाई नहीं करना है। आपको PM सूर्य घर, जो कि हमारा जो एम्पैनल वेंडर थे दैट इज़ साइली इलेक्ट्रिकल्स, उनके साथ पहले सिलेक्शन किया, उन्होंने ही एप्लीकेशन करने में हेल्प किया, उन्होंने ही अप्रूवल निकलवाया, फिर जो भी अपना जो चार्जेस थे वो पे किए, फिर उसके बाद जो हमने अप्रूवल के बाद हमें जो जॉइंट कमिश्निंग रिपोर्ट थी, हाँ, एग्रीमेंट की कॉपी थी, हाँ, फिर मॉड्यूल का जो DCR का सर्टिफिकेट था, इन्वर्टर के वारंटी सर्टिफिकेट्स थे, सीरियल नंबर्स थे, ये सब कुछ हमने PM सूर्य घर पे अपलोड किया। वहाँ पे जो 7-8 स्टेप्स होते हैं वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमें लोन के लिए जनसमर्थ पोर्टल भी वहीं पे इंटरलिंक्ड है, वहीं से हमने लोन के लिए अप्लाई किया। लोन भी वहीं के वहीं अप्रूव हुआ। हमें सिलेक्शन मिला कि भाई आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यू हैव ए चॉइस। तो ये पहली बार हुआ कि मतलब कि यू हैव ए चॉइस एज ए कस्टमर, यू कैन चूज़ द बैंक्स विच यू वांट। तो 8-10 नेशनलाइज बैंक्स का ऑप्शन मिला। तो हमने कैनरा बैंक, जो हमारा जो पुराना बैंक है हमारे साथ, तो हमने उनको सेलेक्ट किया एंड वी गॉट द लोन विद इन 2 डेज़। तो लोन भी मिला। और जो अगर कहें कि भाई मेरे पॉकेट पे कितना वज़न पड़ा या कहते हैं मेरा प्रेशर पड़ा, तो पॉकेट पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि 78,000 की सब्सिडी मिल गई, 1,70,000 का आपका लोन मिल गया। हाँ, और अगर हम EMI की बात करें तो 5 साल का लोन लिया था, कुछ 8.5 का इंटरेस्ट था और कुछ 3.5 या 4,000 के बीचों बीच उसका EMI आता है। तो 5 साल के अंदर मेरा EMI भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी जेब पे भी लोड नहीं बैठा, मेरा बिजली का बिल भी कम हुआ एंड आई एम हैप्पी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए एक 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का ई-बुक भी बना रखा है, और विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट।
अगर वहाँ नहीं मिल रहा तो आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके उससे ख़रीद सकते हैं। एंड इट्स ए वेरी हेल्पफुल बुक। उसमें हमने सारी चीज़ें, गणित, कॉन्फ़िगरेशन, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ बता रखा है। तो इट्स हार्डली सिंगल फेज़ यानी कि 2 किलोवाट तक के लिए कुछ 499 रुपीज़ का है और 5 किलोवाट का 999 रुपीज़ का है। तो मैं नहीं सोचता कि भाई एक 2.5-3 लाख रुपए के सिस्टम के लिए आप 1000 रुपये खर्च नहीं करेंगे। इट्स वर्थ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। फ़िलहाल आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपको किसी न किसी काम आएगी, और जो फ़ायदे मैं ले रहा हूँ यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट मैं हो गया हूँ, तो आप भी वो होना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।